हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जहां तक चर्चा रही वो चर्चा जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ था, वो कल तक एक ही बात थी कि पुतिन और ट्रंप की चर्चा में क्या निकलेगा। तो दोनों की जो मीटिंग थी वो कंक्लूड हुई और आज हमारे इंडियन समय के हिसाब से सुबह के समय जो है दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अब इन सब के बीच में जो चीज़ें निकल कर आई, भारतीय शेयर बाज़ार को बहुत उम्मीद थी कि ये सीज़ फायर जो रशिया और यूक्रेन का है वो शायद इस मीटिंग के अंदर इसके बारे में फैसला हो जाए, लेकिन वहाँ से कुछ उम्मीद नहीं आई। लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं, जो है रशियन गवर्नमेंट ने ये बताया है कि इस मीटिंग के बाद स्पेशली कि 20% ट्रेड बढ़ गए हैं रशिया के और यूएस के ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। और फिर वही ट्रंप रशिया के साथ तो अपने ट्रेड 20% बढ़ा रहा है और इंडिया पे इस बात के लिए एडिशनल टैरिफ लगा रहा है कि भाई तुम रशिया से तेल क्यों ले रहे हो। तो देखिएगा ये दोगलापन जो है ट्रंप का जारी है। और अभी हालांकि ट्रंप भी बैकफुट पे नज़र आ रहा है और उसने जो चीज़ें बोली हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनको भी परेशानी होती हुई नज़र आ रही है। और ट्रंप कह रहा है कि देखिएगा कि ट्रंप होल्ड्स ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस फॉर चाइना क्लेम्स इंडिया नो लॉन्गर बाइंग रशियन ऑयल्स। भैया इंडिया अभी ऑयल खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, इसके बारे में शायद ट्रंप जो है सही जानकारी नहीं रखे हुए हैं और ये केवल पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि भाई देखिए इंडिया जो है रशिया से नहीं खरीद रहा है। तो यहाँ पर एक बात है कि वो अपनी सफाई दे रहे हैं और शायद जो एडिशनल टैरिफ है वो ना लगे हमें, जो इस महीने के अंत से लगने वाला है शायद उसकी संभावना अभी में कम लग रही है। और रशियन ऑयल नहीं खरीद रहे, ट्रंप खुद बोल रहे, तो हो सकता है कि 25% जो एडिशनल टैरिफ है वो नहीं लगता हुआ नजर आए। जहाँ तक बात है कि इसमें ये फैसला लिया जाना था कि भाई जो है सीज़ फायर हो जाएगी रशिया और यूक्रेन के बारे में बहुत लोग आश्वस्त थे और इसके मुंह पर तमाचा मारा है रशियन एजेंसीज ने। और रूस ने जेलेंस्की द्वारा ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किए जाने पर दी प्रतिक्रिया। तो ये प्रतिक्रिया क्या थी ये सुनिए आप। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बयान, हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इस पर रूस ने क्या किया, रूस ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेशी मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि अलास्का, जहां पर ये कल बैठक थी, में ट्रंप और पुतिन की बैठक में इस विषय पर चर्चा ही नहीं हुई। तो सीधी सी बात यह है कि इस पूरी बैठक से एक चीज़ तो निकल कर आई कि भाई साहब आप राष्ट्रपति ट्रंप को ये तो कह सकते हैं कि भाई वो एक मजबूत, सबसे मजबूत देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो लीडरशिप निकल कर आई और जो पुतिन ने बोला कि भाई अगली मीटिंग ना मॉस्को में होगी, तो उससे ये बात तो पता चल गया कि रियल लीडरशिप जो है अभी भी पुतिन के पास ही है। और पुतिन ने जिस गर्मजोशी के साथ जवाब दिया उससे लगता है कि रशिया अभी बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है और शायद इसका खामियाजा जो है ट्रंप को पॉलिटिकली भी जो है यूएस में देखने के लिए मिले। और देखिएगा यूएस के अंदर ट्रंप से लोग वैसे तो परेशान हो रहे हैं और हमें लगता है कि अभी वो परेशानी जारी रहेगी। तो पहली खबर इंडिया के लिए अच्छी आती हुई नज़र आएगी, जो एडिशनल टैरिफ है शायद वो ना लगे, तो जो यूएस को एक्सपोर्ट होंगे तो उसकी संभावना काफ़ी बन रही है जिस तरीके का जो है अभी न्यूज़ फ्लो चल रहा है उसको देखते हुए। दूसरी बढ़िया खबर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे लाल किला के ऊपर जो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उनका अपना प्रवचन था उसके अंदर दी और लाल किला की प्राचीर से उन्होंने जो कहा वो शायद बहुत सारे जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो सुनकर खुश हुए होंगे। और वो ये था कि देखिएगा जीएसटी में रेट्स रेसलेशंस होगा और दिवाली का बड़ा गिफ्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि जो 12% की जीएसटी की रेट्स है उस वाले जो आइटम्स वो 5% के अंदर आ जाएंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक बोनंजा दिया जाएगा, तो हो सकता है कि दो ही टैरिफ के रेट, दो ही जीएसटी के रेट्स रहें यहाँ पे। 5, 12, 18 और 28% की जो रेट्स हैं शायद वो दो ही रेट हो जाए, 5 और 18, तो काफ़ी
प्रोडक्ट जो 12 वाले हैं वो 5 में आते हुए नजर आए, हो सकता है कुछ 18 में भी चले जाए। 28% वाले भी कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं 18 में आ जाए। लेकिन जो सिन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जो नशीले पदार्थ हैं या ड्रिंक है या स्मोकिंग वाले आइटम्स हैं, वो शायद अभी भी 28 में या ऊपर की ओर जो है नए स्लैब्स ऊपर हो सकता है 50-60% वाले भी जो है वहाँ पर आ सकते हैं। यानी कि उसके बारे में कोई भी निश्चितता नहीं रहती है। तो क्योंकि सिन प्रोडक्ट्स के ऊपर जनरली गवर्नमेंट ज़्यादा ही चार्ज करने की कोशिश करती है। अब बात यह है कि इस जीएसटी की खबर से हमारे शेयर बाज़ार बहुत तेज़ी से भगने लगेंगे, ऐसी देखिएगा मीडिया में बहुत सारी खबरें आती हुई आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन देखिएगा इस खबर में जाने से पहले मैं आपको अपनी जो हमारी पहले से ही जो प्री जम्पशन थी और जो हम आपको 1.5-2 महीने से कह रहे हैं और वो शायद अब हमें सच होती हुई नज़र आ रही है। जब क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने रेट कट किया था तो मैंने कहा था कि ये जो रेट कट है ना, ये रेट कट नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत जो है होती हुई नज़र आ रही है, जो आपने इस बार क्वार्टर रिजल्ट्स में भी देखे, और जिसकी बदौलत जो है ये रेट काटना पड़ा है। अब ये बात जो है सेंट्रल बैंक ने तो कर दी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट प्राइवेट कंजम्पशंस को नहीं बढ़ाएगी, जब तक आम लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, जब तक खरीद फरोख्त नहीं होएगी, और दिवाली एक ऐसा सीजन है या एक ऐसा फेस्टिवल सीजन है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के फेस्टिवल आने वाले हैं अगले 2-3 महीनों के अंदर, दिसंबर तक अगर आप देखें जो तो वो सारे फेस्टिवल आ जाने हैं। तो एक जो इंडिया की जनता है उसकी एक परचेजिंग पावर अगर उसके हाथ में दे दोगे आप, तो वो खूब दब के खर्च करेगी। लेकिन इसी वजह से गवर्नमेंट जो है शायद जीएसटी को रैशनलाइज करेगी और उसको लगता है कि ये समय सबसे उपयुक्त है। और यहाँ पर कुछ जो है स्टेट इलेक्शंस भी हैं, स्पेशली बिहार का जो इलेक्शन है वो भी आने वाला है। तो हो सकता है कि सबको खुश करने की कोशिश हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये रेट कट हो जाते हैं तो। बट ये रेट कट जो है फिजिबल नहीं रहने वाले हैं, वो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो देखिएगा सबसे पहले एक रेट कट हो जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं। तो ये रेट कट क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार को पता है कि भाई साहब इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है और ग्रोथ नाम की जो चीज़ है वो आपको मिसिंग कहाँ से नज़र आ रही है। मैं आपको बताता हूँ डेटा पॉइंट। अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन देखें तो भाई साहब 2% से भी नीचे चली गई है। ये इंडिकेशन इसलिए नहीं है कि भाई साहब महंगाई कम हो गई है, ये इसलिए है भाई साहब माल खरीदने वाले नहीं हैं, सर्विसेज लेने वाले नहीं हैं। वो इन्फ्लेशन इसलिए कम आई है क्योंकि लोग कोई भी एडिशनल परचेज करने से बच रहे हैं, और जिसकी वजह से प्राइस टूटने लग रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है बढ़ने की गति धीमे हो गई है। तो अल्टीमेटली लो इन्फ्लेशन से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है या जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो लोअर साइड में है। और ये बात सरकारों को बहुत पहले से पता है, और सरकार ने पहले सेंट्रल बैंक का जो पत्ता फेंका, लेकिन सेंट्रल बैंक के पत्ते से भी कुछ हुआ नहीं। अब गवर्नमेंट जीएसटी कट करेगी तो देखिएगा जीएसटी का बेनिफिट जो है आएगा, और इसका जो बेनिफिट है वो तुरंत आने की संभावना रहती है। तुरंत का मतलब 2 से 3 महीनों में। सेंट्रल बैंक के जो एक्शंस हैं उसमें 6-8-9 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि जो रेट कट किया है उसको आपको डिलीवर करने में समय लगता है। अब यहाँ पर जो जीएसटी के रेट कट होते हैं इफ़ एनी, तो जो है बहुत ही बढ़िया स्थिति हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। रीज़न ये है कि क्योंकि अगर यहाँ पर जीएसटी रेट कट हो भी गए तो गवर्नमेंट की जो इनकम्स है वो घट जाएगी। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने करने हैं, वो एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो बाकी ग्रोथ वाले एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि इसमें स्टेट का मामला भी है, क्योंकि जो जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट का भी मैटर है। तो क्योंकि स्टेट को भी मिलता है उसमें से अपना शेयर, तो यहाँ पर और स्टेट के जो फाइनेंस है वो इतने मजबूत नहीं है कि वो अगर कोई भी कटौती अगर जीएसटी में होती है, उसका शेयर अगर रिड्यूस होता है तो भाई वो सर्वाइव करने की पोजीशंस में है। तो अल्टीमेटली रेट अगर कट होता है तो सरकार कहीं ना कहीं से दूसरी तरफ से पैसा ज़रूर वसूल करेगी पब्लिक से, ये पक्का है। तो इसलिए मैं इस खबर को कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं ले रहा हूँ। हाँ, वन शॉट पॉजिटिव है। तो इस हफ्ते के अंदर जब हम चलेंगे तो एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। एफआईज के डेटा पर मैं बाद में आऊँगा। तो मैं सबसे पहले निफ्टी बैंक का ना आपके साथ चार्ट की डिस्कशन करूँ तो पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन बता दूँ। तो आप में से सभी लोग क्योंकि टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई अब तो भयंकर तेज़ी आने वाली है। भैया रिटेल
जो है अपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स वाले भैया खरीदते जा रहे हैं और उसके बाद FIIs देखिएगा बेचने लग रहे हैं, क्योंकि भारत के बाजार जिस ग्रोथ रेट के अंदर अगर कमी आएगी तो आपको FIIs की सेलिंग और सीवियर होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि हफ्ते की शुरुआत हो सकता है कि आपको बहुत पॉजिटिव नोट के साथ मिले, एक दिन 2 दिन हो सकता है कि बहुत पॉजिटिवली हम करें इस रिएक्ट पे, इस GST की खबर के ऊपर। और GST अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कितना बेनिफिट आना है, लेकिन मुझे लगता है कि आप FIIs को एक और अच्छा रास्ता दोगे उनको अपना माल बेचने के लिए ऊपरी प्राइस पे। और जहाँ तक अपना मामला है, हम भी ये समझ रहे हैं कि भाई अगर थोड़ी सी ऊपर की पोजीशंस आती है ना तो अपनी तेज़ी काट देंगे एक बार, यानी कि जो भी तेज़ी की पोजीशंस हैं उनको एक बार काटेंगे और नेकेड जो मंदी वाली पोजीशंस उनको छोड़ देंगे। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हो जाती है, मान लेते हैं इफ एनी, तो भी हमें लगता है कि वो सस्टेनेबल नहीं रहने वाली है। कंज्यूमर स्टॉक्स हो सकता है कल अच्छा करें 1 या 2 दिन बाद, बट मुझे जहाँ तक जो चीज़ें समझ में आ रही है और जो इकोनॉमी के अंदर चीज़ें हैं या कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं, अभी हमारे बाज़ार जो है एक तरीके से हमारे को ऐसा लग रहा है कि FIIs को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और कुल मिलाकर देखिएगा तकरीबन 11 महीने पहले मैंने एक चाइना के फंड में निवेश किया था, फंड्स ऑफ फंड्स है वो, उसके अंदर निवेश किया था और वहाँ पर अभी भी 22% की रिटर्न्स हमारे को दिख रही है, यानी कि 22% की हमने कॉन्ट्रा बैट ली थी। इसी तरीके से हमने उसी समय पर बात की थी कि भाई हैंग सेंग का जो ETF है वो लिया जा सकता है जो निपोन का, तो वहाँ पर भी एक बेहतरीन रिटर्न्स है। हालांकि वो मैं एग्जिट कर गया हूँ उससे, वो मेरे पास पोजीशन नहीं है। हाँ, बट जो चाइना के स्टॉक्स हैं वहाँ पर हमारे निवेश हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो FIIs की जो भी एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर लोकेशन हो रही है उसमें इंडिया नज़र आता है, यानी कि इंडिया के अंदर वो लोकेशन नहीं आ रही है। तो अभी जो डोमेस्टिक मनी है उससे जो बाज़ारों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि इक्विटी यहाँ पर अभी भी कोई भी बेटर चॉइस हमें नहीं नज़र आ रही है इन वैल्यूशंस पर। केवल जो डोमेस्टिक मनी है वो जो म्यूचुअल फंड्स के या इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से आ रही है, यहाँ पर हमें नहीं लगता कि अभी इक्विटी कोई बहुत अच्छी रिटर्न्स डिलीवर करने वाली है। और कम से कम 3 से 5 महीने अभी भी हमें लगता है कि इक्विटी अंडर परफॉर्म करेगी। दूसरी एसेट्स क्लास में अगर हम देखें तो जो रियल एस्टेट है उसका भी पीक बनता हुआ जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि जो अगर IT कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती है या IT कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्लियर विजिबिलिटी नहीं आएगी कि भाई अब ग्रोथ है या वो अपनी जॉब को शिफ्ट करने या उनको एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलने की संभावना नहीं है, तो अल्टीमेटली जो घरों की डिमांड है, जो गाड़ियों की डिमांड IT कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ की तरफ से, ये जो बाकी एक्सपेंडिचर्स वो करते हैं वो भी जो है बैकफुट पे आए हुए हैं। क्योंकि जो जॉब है वहाँ पर आपने देखा 12,000 लोग जिस तरीके से TCS ने निकाला, तो ये हो सकता है कि ये ले ऑफ आपको और भी कंपनीज़ में देखने के लिए मिले। तो इससे IT कंपनीज़ के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, और स्पेशली जो मिडिल लेवल एज ग्रुप में या मिडिल मैनेजमेंट के अंदर है और जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस डोमेन में IT में वो काम कर रहे थे उन डोमेन के अंदर काफ़ी चेंजेस हो चुका है। और जो कोडिंग आप लिख रहे थे, जो कोड आप लिख रहे थे, उन कोड्स को बहुत जगह पर बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं जिनको ChatGPT या DeepSeek या बाकी जो AI प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से जो है वो कारगर हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली IT के ऊपर जो एक ओवरहैंग बना हुआ है उसकी वजह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं IT कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ की तरफ से वो भी घटते हुए नजर आएंगे, और जो IT कंपनीज़ खुद खर्च करती थी वो भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक जो रियल एस्टेट है उस पर भी हमें लगता है कि एक जो उफान है वो ख़त्म होता हुआ जा रहा है। और अल्टीमेटली अगर लैंड के प्राइसेस नीचे की तरफ आने लगे तो जो मॉर्गेज लोन्स पिछले 2-2.5-3 साल में बैंकों ने दिए हैं वो भी रिस्क पे आ सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी हमारे को अपॉर्चुनिटी इक्विटी में नज़र नहीं आ रही, बट हमें लगता है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं कल की मीटिंग के बाद, ये भी और हमें कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स है ना वो इस बात को समझ गए हैं कि भाई अब डॉलर का बोझ हमें अपने पास नहीं रखना है, यानी कि डॉलर जो एक रिजर्व करेंसी है उसको रखना नहीं चाहते हैं। इवन RBI ने भी देखिएगा 88 के पास जब डॉलर पहुंचा था रुपए के अंदर, अगर हम बात करें तो $1 88 रुपये के आसपास पहुंचा, तो RBI ने भी ओपन मार्केट के अंदर इस बार डॉलर सेल किए, और जो डॉलर सेल किए उससे देखिएगा स्टेबलाइज करने की कोशिश की
डॉलर के प्राइस। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आरबीआई भी गोल्ड खरीदेगा, उसके बदले में डॉलर को नहीं खरीदना चाह रहा। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, बाकी जो करंट कंट्रीज़ हैं वो भी गोल्ड की तरफ ही फोकस कर रही हैं। तो जो प्रीसियस मेटल्स हैं वहाँ पर अपना बुलिश स्टांस है, और मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी जो रियल बुल रन है वो आपको 2026 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है गोल्ड में जो तेज़ी हुई है वो अभी ये साल कंसोलिडेशन का आपको होता हुआ नजर है। हो सकता है 1,08,000 1,10,000 तक गोल्ड के भाव इस साल में भी हो जाए, दिसंबर तक, या उससे पहले एक बार होके चाहे बाद में करेक्ट हो जाए, बट एक बार 1,08,000 से 1,10,000 होने की संभावना है। लेकिन रियल गोल्ड के अंदर बुलिश रन आपको अगले साल देखने के लिए मिल सकता है, और उसके रीज़न जो है अभी आपको आने वाले 15-20 दिन में दिखने शुरू हो जाएंगे। और हमें लगता है कि ट्रंप को आइसोलेट करने की कोशिश जो है पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी, और साथ में हम देख रहे हैं कि जो ब्राज़ील है उनके राष्ट्रपति भी बड़े उत्सुक हैं कि भाई एक मीटिंग की जाए, और जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो बाकी नेशंस हैं वो सब कंसोलिडेट करके जो है किसी तरीके से ट्रेड्स अपनी करेंसी में करना शुरू कर सकते हैं। इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ आपस में लेन देन, अगर एक कॉमन करेंसी भी नहीं आती है तो अपनी करेंसीज़ के अंदर अगर वो फ्री ट्रेड करने लगे तो भी देखिएगा यूएस डॉलर के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अभी भी पूरी जीडीपी का अगर हम देखें तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर 1/3 से ज़्यादा जो जीडीपी है वो इन्हीं कंट्रीज़ की है। तो कुल मिलाकर चैलेंजेस अभी करेंसी के मामले में रहने हैं, और मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक्स जिस तरीके के चैलेंजेस रखने वाले हैं वो अभी आगे चल के ग्लोबल इक्विटी मार्केट को भी चैलेंज करेंगे। और इंडिया की इक्विटी मार्केट में तो देखिएगा अभी जो है एफआईज अंडरवेट है, और जो डोमेस्टिक मनी है वो अभी चेज कर रही है। लेकिन जिन वैल्यूशंस पर अभी भी हमारे बाज़ार हैं, हमारे बाज़ार अभी भी विश्व के सबसे महंगे बाज़ारों में हैं। और अगर जीडीपी ग्रोथ में आपको, जैसे मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि 6% के नीचे जीडीपी ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी, और वो सरकार को भी नज़र आएगा, इसलिए सरकार जीएसटी घटाने की बात पर तैयार हो गई है। नहीं तो जीएसटी के बारे में तो सरकार सुनती नहीं, बोले यहाँ पे नहीं तो जीएसटी तो भाई साहब पॉपकॉर्न पे भी लगा दिया था, और आपने खबर पढ़ी थी कि पॉपकॉर्न की भी अलग कैटेगरी पे अलग अलग तरीके के टैक्स लगा रहे थे। तो अभी इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमें मार्केट का आउटलुक कैसा लग रहा है।